Hello everyone. So now we are going to discuss about the reasoning section of the इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जाम. ठीक है, एप्टीट्यूड सेक्शन इसका बहुत ही सिंपल आया हुआ था, जिसमें हमने आपको बताया भी सारे क्वेश्चंस हमने कैसे सॉल्व किए हैं. पूरा का पूरा सेशन आपको उसमें देखने को मिल जाएगा. ध्यान से समझेंगे तो अब हमें देखना है कि रीजनिंग का जो सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन वो किस टाइप का आया हुआ था और कैसे आप रीजनिंग सेक्शन को बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं. रीजनिंग एप्टीट्यूड में तो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, रीजनिंग में हमें समझना पड़ता है. आगे बात समझ में, रीजनिंग में थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि हमारी मेंटल एबिलिटी बड़ी होनी चाहिए. वहाँ पे चाहे सिंपल क्वेश्चन भी वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर वन शॉट में आपने क्लिक नहीं किया तो. ठीक है ना, क्लिक करने का मतलब कि क्वेश्चन आया, हमने जो लॉजिक लगाया दैट मस्ट बी करेक्ट. अदरवाइज टाइम का बहुत बड़ा कंसर्न होता है, आप जानते हैं, क्योंकि वी आर डीलिंग विद अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो कीपिंग इन द माइंड दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू हैंडल द रियल एग्जाम प्रॉब्लम्स इन द केस ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर इंटेलिजेंस ब्यूरो. अभी इसकी एक रिसेंट वैकेंसी भी आई हुई है, आप जानते होंगे. इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया एजेंसी है, क्या बोलते हैं, सीक्रेट सर्विसेज के लिए ना, सीक्रेट एजेंसी है जो कि इंटरनल मैटर को हैंडल करती है. इंटरनल मैटर का मतलब क्या होता है, जैसे कंट्री के अंदर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इट विल बी हैंडल्ड बाय आईबी और इंटेलिजेंस ब्यूरो. और एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं कोई तो वो कैसे हैंडल किए जाते हैं, दे हैज़ बीन हैंडल्ड बाय द रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग. तो अब हम जो देखने वाले हैं सेक्शन किसका, रीजनिंग का, वो हमें डिपेंड करता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. और मैं आपको सिर्फ उसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ, वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दैट टॉपिक कि आप उसको प्रॉपरली समझ पाएँ. ठीक है कि नहीं. देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, विंध्य, सतपुड़ा, अरावली एंड डल लेक. तो इसमें से क्या करना है, हमें करना क्या है कि ये फाइंड आउट करना है विच वन इज डिफरेंट. विच वन इज डिफरेंट. डिफरेंट का मतलब क्या कि मान लो 3 बच्चे हैं, एक की है 10 इयर्स एज, दूसरे की है 5 इयर्स और तीसरे की है 3 इयर्स, और उसके साथ एक आ गया. ध्यान से समझेंगे. इसके बाद यहाँ पे अगर आपको समझना है तो हमें ये ध्यान रखना है, एक मिनट. हाँ, यहाँ पे इन तीनों के साथ, इस 3 के साथ हमारे पास क्या चीज़ें आ गई, 3 बच्चे हैं और उसके बाद यहाँ पे एक बर्ड आ गया कोई ना, बर्ड की ड्राइंग हमें बनानी आ नहीं रही है तो आप समझ लो एक बर्ड आ गया. तो ये तीनों क्या है, दे आर चाइल्ड, या कि आप बोल सकते हैं क्या, ह्यूमन बीइंग. और ये क्या है, बर्ड है, मतलब वो दूसरे सेक्शन में चला गया, तो इससे ये डिफरेंट हो गया. यही केस हमें यहाँ पे क्या करना है, समझ के लेना है. ठीक है कि नहीं, कि कौन सी चीज़ें डिफरेंट हैं. ध्यान से समझेंगे तो क्या हो गया, विंध्य, सतपुड़ा, अरावली, ये तीनों क्या है, माउंटेन्स, हिल्स है ना, माउंटेन रेंज है जिनको पहाड़ियाँ बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, यहाँ पे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इन ये तीनों नदियाँ एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं, लेकिन कावेरी जो है इनका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो अलग है. ठीक है, तो इसलिए तीनों डिफरेंट हो गई. क्वेश्चन नंबर 83, ये एग्जाम का पेपर है ना, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं. इसके केस में देखो क्या दिया हुआ है आपको, अमीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर और टेम्परेचर. इसके लिए मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कैसे, ध्यान से समझें. आपको बताते हैं डिटेल के अंदर उसमें जो हमें समझ के रखनी है. तीसरा केस जो है आपको, जहाँ पे ये चीज़ें दी हुई हैं कि थर्मोमीटर का आप कैसे समझोगे. अमीटर जो होता है ना, अमीटर या एमीटर इंग्लिश में आप समझ सकते हैं, ये क्या करता है, मेजर्स करंट. हमेशा एक चीज़ शॉर्टकट मेथड याद रखेंगे, जिसके आगे मीटर लगा हुआ है दैट मीन्स दे विल मेजर समथिंग. तो एमीटर करंट को मेजर करता है. वोल्टेज को कौन मेजर करता है, वोल्ट मीटर.
पावर को कौन मेजर करता है? वॉट मीटर। ठीक है, ये किसको मेजर करेगा? वोल्टेज को। पावर को कौन मेजर करेगा? वैट मीटर, वॉट मीटर, जो भी आपको बोलना है वहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, वो केस होता है क्योंकि पावर की यूनिट होती है वॉट, तो इसलिए याद रखेंगे वॉट मीटर। तो थर्मोमीटर, थर्मोमीटर दूसरा केस क्या है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या मेजर करता है? टेम्परेचर। क्या मेजर करता है? टेम्परेचर। 30 से 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना टेम्परेचर, तापमान जिसको बोलते हैं। बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या मेजर करता है? बैरोमीटर एक्चुअली क्या होता है, आपको एमीटर वगैरह पता होता है, बैरोमीटर नहीं पता होता। बैरोमीटर के लिए मैं आपको बता देता हूँ। बैरोमीटर मेजर करता है प्रेशर। जानते हो कैसे? क्योंकि प्रेशर की एक यूनिट होती है बार। क्या होती है? बार। कौन सा वाला? मेजरमेंट वाला। ठीक है, दूसरा वाला बार मत समझना। इसकी एक यूनिट होती है बार। पास्कल भी एक यूनिट होती है इसकी। हिंदी में बोलते हैं दाब। क्या बोलते हैं? दाब। ठीक है कि नहीं? आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। आ गई बात समझ में कि नहीं? टेम्परेचर एक क्वांटिटी है। सब चीज़ क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट हैं तीनों, और जो हैं वो क्या हैं? दे आर इंस्ट्रूमेंट। ये क्या हैं? ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये क्वांटिटी है, इसलिए ये डिफरेंट है। यहाँ पे देखो, मैंगो, एप्पल, ब्लैकबेरी, तीनों फ्रूट्स हैं। आलू क्या है? फ्रूट्स है क्या? वेजिटेबल्स है। आलू क्या है? वेजिटेबल्स हैं। देखो इसमें आइजॉल, ईटानगर, त्रिपुरा, शिलोंग। ये तो खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है आपको क्या? देखो ध्यान से बताते हैं क्या है। आइजॉल क्या है? ईटानगर, त्रिपुरा, शिलोंग। देखो ईटानगर जो है वो क्या है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। अरुणाचल प्रदेश जानते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। शिलोंग जो है, शिलोंग क्या है? शिलोंग भी कैपिटल है, और आइजॉल भी क्या है? कैपिटल है। मिजोरम की, किसकी कैपिटल है? मिजोरम की। ये सब कहाँ पे पड़ते हैं? नॉर्थ ईस्ट में। ईटानगर किसकी है? आंध्र प्रदेश, इसलिए एपी नहीं लिखा, इस नहीं तो आपको आंध्र प्रदेश समझ में आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो चाइना के बॉर्डर पे पड़ता है। त्रिपुरा जो है बेटा वो है स्टेट। ये क्या है? ये स्टेट है। और शिलोंग क्या है? ये कैपिटल है किसकी? मेघालय की ना, मेघालय की। किसकी कैपिटल है? मेघालय की। तो मेघालय की शिलोंग। त्रिपुरा स्टेट है, इसलिए डिफरेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? कैपिटल्स की। और कैपिटल्स के बीच में अगर स्टेट आ जाएगा तो डिफरेंट हुआ ना। दिस इज द केस। नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स वगैरह के बारे में आप जानते होंगे ना, वो क्वेश्चन होते हैं। देखो ध्यान से, 86 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या पूछा है? जो कॉपर है वो है मेटल। कॉपर क्या है? मेटल है। मतलब कॉपर का क्लासिफिकेशन है मेटल। उसकी मेटल का एक एग्जाम्पल क्या है? मेटल का एक एग्जाम्पल क्या है? कॉपर। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू बाय मेटल, तो मेटल क्या होती है? इसमें हीट कंडक्टिविटी होती है। हीट कंडक्टिविटी के साथ थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल सिटी। हीट कंडक्टिविटी को ही क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दो टाइप की चीज़ें होती हैं। मेटल्स में एक एग्जाम्पल क्या है? कॉपर। आई बात समझ में? क्या एग्जाम्पल है? कॉपर। तो कार का क्या एग्जाम्पल? इंजन है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं है। कार इंजन का एक, इंजन जो है वो कार का एक पार्ट है। मेटल का एक पार्ट कॉपर नहीं, वो एक टाइप है। लकड़ी फर्नीचर, लकड़ी फर्नीचर का मतलब क्या हुआ? कि क्या लकड़ी का एक पार्ट फर्नीचर है? नहीं, मतलब लकड़ी से फर्नीचर बनता है। मेटल से कॉपर बनता है? नो, गलत। पेंसिल से पेन, क्या पेंसिल पेन है? नो।
पेंसिल का एक पार्ट पेन है क्या? नो। लेकिन मसाला कौन सा होता है? मिर्च मसाला, जानते होंगे, नाम भी सुना ही है, वो ऐसा ही लिखा। तो मसाले का एक टाइप है मिर्च। मसाले के अंदर क्लासिफाई करेंगे कि मसाला लेते आना। आप मार्केट से अगर जाएंगे बोलेंगे कि मसाले लेना है, तो उसमें मिर्च मिलती है ना, इसलिए मिर्च मसाला। तो ये आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ग्रेनरी, वीट और गेहूँ। तो देखो ध्यान से, इसका आंसर कैसे मतलब समझते हैं कि ग्रेनरी में गेहूं रखे जाते हैं। वीट का स्टोरेज कहाँ पे है? ग्रेनरी में। पानी का स्टोरेज झील में है, यस, लेकिन वो केस कंसीडर नहीं है, ध्यान से समझें। अंगूर, मदिरा, वाइन बनती है उससे। कला गैलरी, आर्ट का कलेक्शन गैलरी में। डिफरेंट देखो यहाँ से। दस्तावेज, दस्तावेज कहाँ में रखे जाते हैं? संग्रहालय में। दस्तावेज को हम कलेक्ट करते हैं ना, उसका एक कलेक्शन है। तो उस तरह से बहुत सारे दस्तावेजों का संग्रहालय होगा ना। पानी, झील के अंदर सिर्फ पानी का है। अन्नागार का मतलब या ग्रेनरी का मतलब होता है। इस तीनों गलत क्यों है? सिर्फ और सिर्फ एक का है इसमें। यहाँ पे गेहूं के साथ साथ वहाँ पे और भी आपके क्रॉप्स के जो रखे जा सकते हैं, इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा? संग्रहालय, क्योंकि हर टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें। ये अल्बानिया यूरोप की एक कंट्री है। आगे बात समझ में। सिडनी ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है, कंट्री नहीं है, तो गलत हो जाएगा। कॉन्गो सिटी नहीं है। बेंगलुरु भारत की एक सिटी है, इंडिया की एक सिटी है, लेकिन क्या है, एक कंट्री कंसीडर करने हैं ना। तो ये कोडी आइवरी अफ्रीका की एक कंट्री है, ठीक है ना, है क्या कंसीडर? तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ध्यान से समझें। यूरोप का अल्बानिया, यूरोप आपका क्या है? एक कॉन्टिनेंट में भी आता है ना। तो डिफरेंट इसमें कौन से हैं? ये। क्लियर हुई बात? कोई गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिर्च मसाला, सिमिलर केस समझने हैं ना हमें। अब ध्यान से देखो, अगली चीज़ें जो हमें समझनी है वो क्या है। मिर्च मसाले के पार्ट समझ गए ना, उसका सब पार्ट है। सिमिलर का केस सिमिलरिटीज़ हैं। यूरेनियम और न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम यूज होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम यूज होता है। तो आप देखो, वाशरी में कोयला यूज होता है क्या? नहीं। समुद्र में रेत यूज होती है क्या? नहीं। लेकिन थर्मल पावर प्लांट में कोयला यूज होता है। तो ये सिमिलर हो गया इसके साथ सिमिलर, ठीक है ना। भट्टी में भाप यूज होती है क्या? नहीं, यूज थोड़ी होती है, निकलती है वहाँ से ना। दीज आर द केसेज। आगे बात समझ में, यहाँ पे क्या चीज़ों का स्टोरेज है, इससे मैचिंग करनी है आपकी ना, कि ऐसा जैसे मान लो मैंने लिखा x/y इज टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया a/b, ठीक है। दिस इज द केस। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इससे मैच करते हैं। अफ्रीका की एक वहाँ पे कंट्री, ये सिटीज़ हैं सब, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। तो ये बेसिक केसेज हमें, ये जनरल नॉलेज, तो इसलिए अगर आपको जीके आता रहता है तो ये सेक्शन पूरा हो जाता है। सारे क्वेश्चन जीके के नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको पता होना चाहिए कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। थर्मल पावर प्लांट में आपसे अगर पूछा जाए कि थर्मल पावर प्लांट में कौन सी एनर्जी कहाँ पे कन्वर्ट होती है, तो क्या लिखोगे? हीट एनर्जी, या कोल से कौन सी एनर्जी निकलेगी? हीट एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तभी तो बिजली बनती है। आगे बात समझ में। अब क्या होता है, यूरेनियम का हम यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो यूरेनियम किस टाइप की एनर्जी है जानते हो? यूरेनियम जो एनर्जी है ना, कभी अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो एनर्जी यूज हो रही है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल मतलब कन्वर्जन बेसिकली पूछते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि वहाँ पे कौन सी एनर्जी यूज हो रही है। न्यूक्लियर एनर्जी इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज दिस? Just a second now. So now
कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हमने कंसीडर किया है ना, तो थर्मल पावर प्लांट का बताया आपको। वैसे न्यूक्लियर एनर्जी किस में कन्वर्ट होने जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। किस में कन्वर्ट होने जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, इसके पहले मैंने आपको बता दिया है कि ये केसेस क्या हैं इसमें। इसके बाद ये हमने देख लिया। यहाँ पे देखेंगे आप, जब अगला केस समझेंगे तो क्या आएगा। तो रीजनिंग के केस में इतने क्वेश्चंस आपसे बेसिक पूछे गए थे, जहाँ पे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ध्यान से समझेंगे तो अपने को पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा, राइट। सो इट शुड बी क्लियर टू यू एंड देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन टर्म्स ऑफ रीजनिंग, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप के और चीज़ें यहाँ पे पूछी गई थी। जो और भी टाइप की चीज़ें पूछी गई थी उनमें से एक बड़ा फैक्टर था किसका, रीजनिंग में ही एक बड़ा फैक्टर था। जैसे उन्होंने पूछा था कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं अपने ना, अल्फ़ाबेट्स का मतलब जानते ही हैं, ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ लिख दिया शायद हमने, सारे लिख दिए हैं। क्या होता है, अल्फ़ाबेट से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसमें कई सारे क्वेश्चंस थे। अभी आपको मैं बताता हूँ। ये नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 से। ये नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 1 से लेके 2, तो हमें याद कौन कौन से नंबर रखने होते हैं वो मैं अभी आपको सिखा देता हूँ। कुछ नंबर्स जो हमें लर्न करके रखने हुए हैं, वहाँ से हमारे पास नंबर्स कौन कौन से आते हैं कि अगर आप इसका नंबर देखोगे तो ये नंबर आता है 26 और इसका नंबर देखोगे तो आता है 1। आगे बात समझ में। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं A से स्टार्ट करूँगा, ABCDEFG, ठीक है। तो अगर मैंने अपोजिट स्टार्ट किया, इसके भी लेटर के क्वेश्चन आते हैं, तो ZYX, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, WVUT। आई बात समझ में। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू है 1 और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 26। इसकी प्लेस वैल्यू है 2, इसकी प्लेस वैल्यू है 25, इसकी प्लेस वैल्यू है 3 और इसकी प्लेस वैल्यू है 24। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 4 और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 23। मतलब एक लेटर और उसका जस्ट अपोजिट लेटर, उन दोनों का जो सम होता है वो आएगा हमेशा 27। कितना आएगा, 27। तो अगर आपसे पूछा जाए कि F का अपोजिट क्या है, तो F का आपको पता होना चाहिए कितना होता है, F का होता है 6। तो F का अपोजिट अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए U। कैसे समझ में आएगा, इसकी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मैं आपको एकदम परफेक्ट कर दूंगा। कहीं पे भी आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात समझ में। और कैसे समझेंगे, F का अगर हमें पता है 6, तो 6 के साथ 6 + x = हमें अपोजिट चाहिए, तो कितना होता है 27, मतलब x आएगा 21। और अपने को ये पता होनी चाहिए कि u की जो प्लेस वैल्यू होती है, u की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, u की प्लेस वैल्यू होती है 21। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीरीज के, किसके पूछे जाते हैं, सीरीज के। सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन आता है ऐसा, देखो 7, ठीक है, देखो 7 8 हो, देखो 7 के बाद कितना आ जाएगा 10, 10 के बाद 8, फिर यहाँ पे आ गया 11, फिर आ गया 9, ठीक है। अब ये नंबर पे आ गया क्वेश्चन मार्क, ये एक केस हुआ। तो अब हम जब ढूंढने जाते हैं तो पैटर्न नहीं मिलता। ये क्वेश्चन IB में ही आया हुआ था, IB की ही प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 है, 10 है, यहाँ के बाद फिर 9 है, फिर यहाँ पे नंबर नहीं है। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है बेटा, ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, तो पैटर्न को ऑब्जर्व करना सीखो। यहाँ पे है 7,
यहाँ पे क्या है 7, 7 के बाद देखोगे तो मिलेगा 8, 8 के बाद मिलेगा 9, तो 7, 8 और 9 हो गया, राइट। तो देखो ध्यान से 10 और हो गया 11, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 12। आ गई बात समझ में। दिस इज ऑल्सो द प्रीवियस प्रॉब्लम ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिस इज ऑल्सो द प्रीवियस प्रॉब्लम ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो कभी कभी मिक्सचर ऑफ द सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। अब इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन अगर हम पूछेंगे तो मान लो हमने लिखा 4, ठीक है ना, 4 के बाद हमने लिख दिया 5, फिर हमने लिखा 8, फिर हमने लिखा 9, फिर हमने लिखा 12 और फिर मैंने बोला कि क्वेश्चन मार्क। आंसर बता सकते हैं आप, देखो ध्यान से, इसी पैटर्न को अगर फॉलो करेंगे तो बहुत ईजिली आंसर निकल जाएगा। 4 है, 8 है और 12 है, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और इसके बाद यहाँ पे नंबर आएगा। लेकिन ये जो पैटर्न है वो आ रहा है यहाँ से, 5 और 4 9 और 4 कितना होता है 13, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। आई बात समझ। अगर जल्दी जनरली क्या करते हो आप देखते हो कि 5 - 4 1, तो 8 - 5 3 और 9 - 8 फिर 1, फिर 12 - 3 1 3 1 3 का रेशियो आया, ठीक है। तो अगर आपको वो पैटर्न नहीं पता चलता है कि 1 3 1 3 का ये रेशियो आ रहा है, मतलब 1 3 का ये डिफरेंस बेसिकली आ रहा है, तो आपको एक कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, तो हम गलत कर देते हैं। आगे बात समझ में। तो बिल्कुल गलतियाँ नहीं करनी हैं। ये हो गए सीरीज के क्वेश्चंस। ऐसे ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मान लो हमारे पास है बियर, बियर मतलब भालू वाला बियर, ठीक है। बियर को हमने लिखा हुआ है RB, ठीक है। बियर के बाद हमने लिखा टियर, टियर को हमने लिखा है टी, ये लिखा है, ठीक है। फिर हमने लिखा है, ये बियर को हमने क्या लिख दिया RAEB, टियर को हमने लिख दिया RAET। तो वहाँ पे आपसे पूछा गया कि जंक का कोड क्या होगा। किसका? जंक का। जंक जानते हैं ना, कचरा टाइप का, जैसा जंक फाइल्स होती हैं, और जंक फूड भी जानते हैं हम। तो जंक का कोड क्या होगा। अब बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जनरली आप कर लेंगे, नहीं जो कर पाएगा उसके लिए ध्यान से देखो। इस पैटर्न को देखो, इस पैटर्न को देखो। कभी भी ऐसा हो तो आप क्या करो, बियर लिखा हुआ यहाँ पे, बियर है ये, इसके नीचे लिखो RAE और B। तो आपको एक पैटर्न ये दिखेगा, एक से ही नहीं समझ में आ जाएगा कि हाँ यही वाला होने वाला है, दोनों बेटा लिखना पड़ेगा। तो बियर मतलब B तो है यहाँ पे और R है यहाँ पे और E यहाँ पे और A यहाँ पे। वैसे ही इसका हम एक मैच कर ले, हमें नहीं पता कि यही पैटर्न है। दूसरे के लिए अगर दिया हुआ है टियर, तो टियर के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे RAET, तो ये आ जाएगा T यहाँ पे, R देखो यहाँ पे है। अब उसी से मैच करेंगे, क्या वो मैच हो रहा है क्या? यस। अगर दोनों मैच हो रहे हैं देन दैट विल बी द पैटर्न। तो जंक लिखा हुआ है मतलब K लिख दें यहाँ पे, J लिख दें यहाँ पे, N लिख दें यहाँ पे और U लिख दें यहाँ पे। मतलब क्या हो जाएगा ये KNUJ, कोड क्या हो गया KNUJ। दिस इज द केस। ये सारे क्वेश्चंस एक इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ पे पूछा गया था? अपने IB के एग्जाम में, जिसके रीजनिंग पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। सेम पैटर्न था न, ये वर्ड्स दूसरे थे, लेकिन ये जो पैटर्न है ना ऐसा वाला, कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा पैटर्न भी होगा, ठीक है, कभी कभी ये पैटर्न भी होगा जैसा अभी हमने किया हुआ है। तो डिफरेंट वो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी डिटेल में। लेकिन ये चीज़ आपको देख के समझ में आना चाहिए कि हमें
प्लेस वैल्यू और पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, देन यू विल एबल टू आंसर द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, राइट। कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस इतना होता है। लेकिन आप जिस एग्ज़ाम की हम बात करें, अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं बहुत ही सिंपल है, कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट को क्लियर रखें, एप्टीट्यूड रीजनिंग आपका 101% प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।